बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट जो कि पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरे लेक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें तो आई थिंक नहीं आए थे, ठीक है, उसमें तो एफएससी में से कोई क्वेश्चन भी नहीं आया। लेकिन जो उससे पीछे वाले जितने भी पीपीएससी के हमारे पास जितने भी हम पास पेपर उठा के देख लें, उसमें 30 to 40 एमसीक्यूज़ जो है वो एफएससी में से बन रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग एफएससी की भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। अब देखें, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 चैप्टर को इंट्रोडक्शन जो है इसका लिया था, 2 चैप्टर को कॉन्सेप्ट लिए हमने पीपीएससी के लिहाज से हमने क्लियर किए हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स और एंड डिटर्मिनेंट्स हमारे पास क्या है, इसकी टाइप्स क्या है और इसके बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। और ये जो 3 चैप्टर है ये मेरी 2 या 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दूंगी मैं इंशाल्लाह इस चैप्टर्स को, ठीक है। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शंस हमारे पास क्या है। तो इंट्रोडक्शंस के बारे में देखें कि जेम्स सिल्वेस्टर ने 1814 से 1947 में सबसे पहले मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस इसी ने ही करवाया था, ठीक है। फिर है आर्थर कैली ने क्या किया था कि 1821 से 1895 में इसने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर सेकिकोवा ने 1642 से 1708 में कॉन्सेप्ट दिया था डिटर्मिनेंट्स का। और गॉटफर्ड विलियम लेबनीज़ ने 1646 से 1716 में इन्वेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। और गैब्रियल क्रैमर ने क्या किया था, 1704 में 1752 में इसने डिटर्मिनेंट्स को सोल्व वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ना डिटर्मिनेंट्स की, वो इसने इंट्रोड्यूस कराई थी। तो स्टूडेंट्स ये आप लोग लाजमी माइंड में रखिएगा, इसको याद कर लें, सन भी और इनके नेम भी और क्या क्या इक्वेशन इन्होंने कौन कौन सा टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया था वो आप लोग याद कर लें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है और चांसेस भी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स क्या है। अब मैट्रिक्स rectangular array of numbers enclosed by a pair of brackets is called a matrix। ऐसे नंबर्स ऐसी हमारे पास मतलब काउंटिंग के ले लें या फिर अल्फ़ाबेटिक ले लें, कोई भी डिजिट्स हमारे पास जब हम ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख देते हैं ना, ब्रैकेट्स की फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स की फॉर्म में बेशक 1 ही लिख दें तो ये हमारे पास क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया। आ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स कॉल्ड अ मैट्रिक्स। अब सेकंड डेफिनेशन हमारे पास ये भी है कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, देखें अगर आप लोग डेमो के लिए भी जाते हो, इंटरव्यू के लिए भी जाते हो, अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुक में हमारे पास होता है अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। मतलब रेक्टेंगुलर पर ही क्यों जोर दिया गया है, यहाँ पे स्क्वायर का वर्ड क्यों नहीं है, हालांकि हमारे पास स्क्वायर भी तो होते हैं, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये वाली, ये स्क्वायर की फॉर्म में है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, ठीक है, ऑर्डर जिसका इक्वल हो। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसके रो और कॉलम इक्वल ना हो। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर पर क्यों जोर दिया गया, आप देखें यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है। थोड़ी जो इमेज है वो ठीक नहीं बनी लेकिन रेक्टेंगुलर है। अब रेक्टेंगुलर के ज़रिए से हम स्क्वायर ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली स्क्रीन देख लें, ये हमारे पास क्या है, ये वाली, ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। यहाँ से अब मैं परपेंडिकुलर यहाँ पे एक लाइन लगाऊंगी तो ये वाला भी स्क्वायर बन गया, ये वाला भी स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर से हम स्क्वायर बना सकते हैं, इसलिए उसने रेक्टेंगुलर पे जोर दिया है कि रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। स्क्वायर तो है हमारे पास, जब रेक्टेंगुलर आ गई तो वो स्क्वायर भी होगी, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स कॉल्ड अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास रो क्या है, जो हॉरिजेंटल लाइन है ना हमारे पास, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको हम कहते हैं रो। और जो कॉलम क्या है, जो वर्टिकल लाइन होते हैं हमारे पास वो होते हैं कॉलम। अब इसमें देखें ये जो हमारे पास है ये 1 2, ठीक है, ये 2 यहाँ पे 2 से लेकर और यहाँ तक m तक, ठीक है, कॉलम्स है और रो है सॉरी। और ये वाले हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, इसको हम कहते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास रो कितनी है, n तक है और कॉलम जो है वो m तक है, तो m/n हम लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मैं ले लेती हूँ
यहाँ पे मेरे पास है 2, 3, 4 एंड 5। अब जो ये वाली चीज़ है ना हमारे पास, ये वाली ये रो है, और ये वाली जो चीज़ है ये है कॉलम। ठीक है, तो अब मैं इसका ऑर्डर लिख सकती हूँ कि 2/2 का, ठीक है, 2/2 का ऑर्डर है हमारे पास, मतलब रो और कॉलम इक्वल हैं। तो अब हमने क्या करना है, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ना हमारे पास, वो हमारे पास होते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइन होते हैं हमारे पास वो होते हैं कॉलम्स। ठीक है, अब एंट्रीज ऑफ एलिमेंट क्या है, द नंबर्स यूज इन रो और कॉलम इज सेड टू बी एंट्रीज और एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, मतलब एंट्रीज जो है कहाँ पे है हमारे पास, पहली रो है या पहला कॉलम है, दूसरी रो है या दूसरा कॉलम, इसको हम कहते हैं। फिर है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने कहा है जो हॉरिजेंटल लाइन उसको रो कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन जो है वो उसमें उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। अब मुझे जल्दी से ये बताएं कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये वाली मैट्रिक्स है। अब इसमें नंबर ऑफ़ रो और कॉलम कितने हैं, इसका ऑर्डर क्या है। देखिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना है, 1 रो, ठीक है, एंड सेकंड रो, 2 रो होगी तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद एक ये है, एक ये और एक ये, 3 कॉलम हो गए तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हमारे पास हो गया 2/3 का ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं, पहले रो लिखी जाती है और फिर बाद में हमारे पास कॉलम्स होते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास है कि जनरल डेफिनेशंस बताएं मैट्रिक्स की। अब देखें AIJ, आई से हम कहते हैं रो है, AI और J। ठीक है, आई से क्या मतलब है, रो है, और J से मतलब क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो आई मतलब रो, आई 1 2 3 अप टू सोन M, और J से मतलब है 1 2 3 अप टू सोन N, मतलब रो हमारे पास और कॉलम्स। अब यहाँ पे देखें पहले रो लिखी जाती है ना, पहले रो, अब रो हमारे पास क्या है M, और कॉलम कितने हैं, N तक है ना, यहाँ पे N तक कॉलम है, तो यहाँ पे लिख देंगे N। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, M/N। ठीक है, M ऑर्डर क्या हुआ, M/N हो गया। ये हमारे पास जनरल डेफिनेशंस है इसकी, हम कहते हैं A11, A12, A13 अप टू सोन A1N। ठीक है, इसी तरह से ये कॉलम्स है, तो ये हमारे पास होगी जनरल डेफिनेशन से। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अब रो है, कॉलम्स हैं, ठीक है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अलावा भी और भी है, हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। अब रो मैट्रिक्स क्या है, जैसे कि मैंने बताया है कि अ मैट्रिक्स विच इज़ ओनली 1 रो, जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, वो हमारे पास होता है रो मैट्रिक्स। अब इसमें देख लें ये कितनी रो है, एक ही रो है ना, जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है वो एक ही है, तो ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स। इसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 कॉलम, इसके में देख लें कि एक ही कॉलम है। ठीक है, ये क्या है, एक ही कॉलम है, तो हमारे पास ये क्या हुआ, कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है कि जिसमें नंबर ऑफ़ रो, ठीक है, रो और इक्वल हो कॉलम के, नंबर ऑफ़ रो और कॉलम जो है वो इक्वल होने चाहिए। अब इस मैट्रिक्स में देख लें रो कितनी है, 1 एंड 2, 2 रो, और कॉलम देख लें, कॉलम भी 2 है, तो 2/2 का ऑर्डर है इसमें। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें देख लें 3 ही हमारे पास रो है और 3 ही हमारे पास कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3/3। ठीक है, और इसी तरह से ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस चीज़ को देखें, 1 मतलब एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद है रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है नंबर ऑफ़ रो, ठीक है, नंबर ऑफ़ रो इक्वल ना हो, नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल ना हो। ठीक है, स्क्वायर में क्या था कि नंबर ऑफ़ रो इक्वल हो नंबर ऑफ़ कॉलम के, लेकिन रिक्टेंगुलर में क्या है कि रो और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से डेफिनेशन लिखिए, मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ़ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, इस कॉल्ड अ रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें देखें हमारे पास जो है रो कितनी है, 1 2 रो आ गई, और कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3। ये कॉलम है हमारे पास 2/3 हो गया। ठीक है, 2/3 हो गया इसका, क्योंकि अब यहीं से ऑर्डर से ही देख लें, अगर ये सेम है तो हमारे पास स्क्वायर है, अगर सेम नहीं है तो वो हमारे पास रिक्टेंगुलर है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी कि रो मैट्रिक्स क्या है, जिसमें एक ही रो हो, हॉरिजेंटल लाइन जो है
और कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली कंडीशंस ये है कि इसमें हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। ठीक है, क्या होना ज़रूरी है? इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। रेक्टेंगुलर हुआ तो वो डायगोनल नहीं हो सकेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले यही हमारे पास है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे देखें कि ए इज़ इक्वल टू आई जे एम एन क्रॉस एन। ठीक है, मतलब रो और कॉलम इक्वल हो बी स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि ए आई जे इक्वल होने चाहिए। आई डज नॉट इज इक्वल टू, आई का मतलब क्या है? रो है। ठीक है, यहाँ पे आई का मतलब क्या है? रो है, और जे का मतलब कॉलम्स है हमारे पास। तो इसलिए कहा है कि रो और कॉलम जो है इक्वल नहीं होंगे, मतलब जो एंट्रीज़ है उसके अंदर A11 A12 A13 है ना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दूँ 1 and 2, ये आई है। ठीक है, और ये जे है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, इक्वल नहीं है ना। यही चीज़ ये बता रहा है कि ये इक्वल नहीं होनी चाहिए वहाँ। ठीक है, एटलीस्ट ए डज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए जो है वो 0, एटलीस्ट जो है 1 एलिमेंट ऐसा होना चाहिए डायगोनल में जो 0 ना हो। और दूसरी बात ये है कि अब देखें, मैं यहाँ पे ये लिख दूँ 2 2, ये आई है और ये जे है। अब इसमें दोनों की तादाद इक्वल है ना, ऑफ कोर्स इक्वल है। ठीक है, तो इस चीज़ में ये जो चीज़ है इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ऐसा हो जो 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, और ये वाले जितने भी एलिमेंट होंगे ना, ये हमारे पास 0 0 होने चाहिए। अब हम देखते हैं किस तरह से मैं बता रही हूँ एग्जांपल से। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, ये जो है 1 2 3 स्क्वायर का मैट्रिक्स होना ज़रूरी है ना, 2 by 2 की ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे लिखी हुई है ये देख लेते हैं। अब ये वाली जो मैट्रिक्स है हमारे पास, सॉरी, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास लिखी हुई है ये वाली, ठीक है, इसी में ही हम देख लेते हैं कि ये जो है ये वाली चीज़, ये वाला जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके अंदर ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ये वाली चीज़, इसको ठीक है, ये वाली जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा हो जो 0 ना हो। अपर और लोअर तो 0 हो, लेकिन इसमें या तो सारे के सारे नॉन ज़ीरो होने चाहिए, या फिर एक तो लाजमी होने चाहिए जो 0 ना हो, नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखें इसके अंदर, देखें ये वाला जो डायगोनल है हमारे पास, ठीक है, इसमें 2 है और सारे 0 0, अपर और लोअर 0 0, ये डायगोनल है। इसी तरह से ये वाली जो लाइन है हमारे पास, ठीक है, ये नॉन ज़ीरो है और अपर और लोअर जो है वो 0 0 है, ये डायगोनल है। ये जो चीज़ है ना ये वाली, तो ये हमारे पास अपर टू लोअर जो है ये हमारे पास डायगोनल होती है। ठीक है, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो। अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास एक एलिमेंट है ना, ये वाला जो 2 है, इसमें 2 मतलब डायगोनल में एक एलिमेंट तो ऐसा है जो नॉन ज़ीरो है, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? ये स्क्वायर का होना ज़रूरी है। अगर ये रेक्टेंगुलर हुआ तो फिर हम इसका डायगोनल नहीं निकाल सकेंगे। फॉर एग्जांपल मैं रेक्टेंगुलर की भी मिसाल दे देती हूँ कि किस तरह से नहीं निकाल सकते। अब देखिए मेरे पास है 0 0 0 0 0 एंड 0। ठीक है, तो ये वाले ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 1। ठीक है, अब देखें स्क्वायर में डायगोनल मैट्रिक्स तो ऐसे होती है, ऐसे ही होती है ना ये वाली डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे तो 0 नहीं है, मतलब यहाँ पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, 0 नहीं, 0 के अलावा भी हो सकता है, यहाँ पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो डायगोनल किस तरह से बनाएंगे? रेक्टेंगुलर मतलब नहीं बन सकता ना रेक्टेंगुलर के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स, इसलिए स्क्वायर का होना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और जो डायगोनल हो उसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो, तो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी।
तो इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमारा, आप देखें स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डायगोनल हमेशा माइंड में रखना है। डायगोनल कहते किस चीज़ को है, ये जो हमारे पास ये वाली जो चीज़ होती है इसको हम डायगोनल कहते हैं। अपर और लोअर ज़ीरो ज़ीरो हो, इसमें जो है वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए, या फिर एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो, उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाली जो है वो डायगोनल है। अब देखिए स्केलर से डायगोनल बनाते हैं। अब हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद इक्वल हो। इसमें देखें 3 रो है और 3 ही कॉलम है हमारे पास। ठीक है, और दूसरी ये जो स्केलर मैट्रिक्स ना, जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है वो सेम होने चाहिए। स्केलर में कोई भी आ सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए 2 2 आए हैं ना, यहाँ पे के भी हो सकता है। ठीक है, 3 3 भी हो सकता है, सेम एलिमेंट होने चाहिए, उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब ये है, पहले सबसे पहले क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दूसरा ये है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना हमारे पास उसमें सेम एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, फिर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, इसकी भी यही है कि सबसे पहले स्क्वायर होना चाहिए। आइडेंटिटी मीन क्या है, जो हमारे पास डायगोनल है उसमें 1 1 होना चाहिए। ठीक है, जो डायगोनल एलिमेंट है ना, डायगोनल है हमारे पास, उसमें 1 1 होना चाहिए। स्केलर में क्या था, सेम होना चाहिए, इसमें भी सेम है, लेकिन यहाँ पे 1 1 कंडीशन है। स्केलर में ये था ना, कोई भी डिजिट ले लें लेकिन सेम होना चाहिए। आइडेंटिटी में क्या है, 1 1 ही लेना है। ठीक है, और सेम मतलब 1 1 ही लेना है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है, उसके बाद है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, ये बेशक रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, मतलब होने ऑल टू ऑल ज़ीरो ही चाहिए हमारे पास। फिर है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या है, जो हमारे पास मतलब बेशक ये स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर, इससे हमें कंसर्न नहीं है, लेकिन जो हमारे पास एंट्रीज़ हैं, मतलब ये वाली 1 7 2 3 4 और 8 ये वाली है ना, तो इसमें भी वही एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, प्लस करें माइनस करें लेकिन वही होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 2 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 1 नहीं आ जाएगा। तो इसकी एंट्रीज इसके पहली के पहले की इक्वल हो, दूसरी दूसरी के, और तीसरी तीसरी के, इस तरह से एंट्रीज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अब ये इसमें ये क्या है, 2/3 का मैट्रिक्स है, तो ये भी 2/3 का मैट्रिक्स होने चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स भी इक्वल हो, ऑर्डर भी इक्वल हो, और उसकी जो एंट्रीज़ हैं अंदर, ठीक है, वो भी इक्वल होनी चाहिए। फिर है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या है, आ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम रो और कॉलम्स। मतलब कोई भी रो और कॉलम को हम डिलीट कर दें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जैसे भी करके डिवाइड करके, तो एग्जिस्टिंग का मैट्रिक्स जो हमारे पास मैट्रिक्स रह जाती है, इसको हम कहते हैं सब मैट्रिक्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, हम उसको कहते हैं। अब देख लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स, रिव्यू कर लेते हैं इसका कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो सबसे पहले, और जो डायगोनल अपर टू लोअर जो हमारे पास ये वाली जो लाइन होती है, डायगोनल मैट्रिक्स में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जो डायगोनल मैट्रिक्स हो ना वो सेम होने चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है कि डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में 1 1 होने चाहिए। ठीक है, अब देखें यहाँ से एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन माइंड में आता है, क्या हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है। यस ऑफ कोर्स है। स्केलर की कंडीशन क्या थी, वो सेम होनी चाहिए, तो ये 1 1 तो सेम ही है ना हमारे पास, लेकिन आइडेंटिटी जो है वो मैट्रिक्स स्केलर नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमने ट्रांसपोज लेना है मैट्रिक्स का, तो कैसे लिया जाता है कि जो रो होती है वो कॉलम बन जाते हैं, जो कॉलम होते हैं वो रो बन जाती है, उसके कहते हैं हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब देखें 2 7 ये रो थी ना, तो ये कॉलम बन गया, ये वाली जो थी रो थी तो ये कॉलम बन गया इसमें। ठीक है, रो को कॉलम में चेंज कर देना, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ए का ट्रांसपोज लें, इसमें क्या लिखा हुआ है, ए का हम ट्रांसपोज लें। अब देखें ये वाली जो मैट्रिक्स है ए है, इसका ट्रांसपोज लिया, ये आ गया। अब इसका दोबारा फिर ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा फिर ये मैट्रिक्स आ जाएगी। ऐसे ही है ना, यही चीज़ इसमें बताई हुई है कि ए का ट्रांसपोज लें, दोबारा ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स बन जाती है। इसी तरह से ए बी का ट्रांसपोज है, हम इसको हम अलग-अलग भी ले सकते हैं, इक्वल होगा एक बी का ट्रांसपोज लेके फिर ए का ट्रांसपोज ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक क्या है, ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आ जाए। ठीक है, क्या कहा मैंने, ए का ट्रांसपोज
एक ही इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके अंदर है, इन दोनों में आप लोग ट्रांसपोज लेके देख लें, ASD है ना, इसको कॉलम रो है तो इसको कॉलम में चेंज कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास ए के मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाएगा। अब स्क्यू मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि ए का ट्रांसपोज लें तो वो -A के इक्वल आए। सिमेट्री क्या था कि ए का ट्रांसपोज ले तो वो ए के इक्वल आ जाए। स्क्यू मैट्रिक्स क्या है कि ए का ट्रांसपोज ले तो वो -A के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक। फिर है हार्मिशन मैट्रिक्स। हार्मिशन मैट्रिक्स क्या है कि अब जैसे ये मैट्रिक्स है ना सिमेट्रिक है इसी तरह से, लेकिन इसमें बार नहीं है, इसमें बार आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि ए का ट्रांसपोज बार लेके ट्रांसपोज ले तो वो ए के ही इक्वल आ जाए। अब हार्मिशन मैट्रिक्स में कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हुए हैं, कौन से कम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिसमें रियल और इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। अब 1 हमारे पास रियल है और आयोटा हमारे पास इमेजिनरी है। अब बार का मतलब क्या है, बार का मतलब होता है ऊपर जो है वो बार लगा देना, आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हार्मिशन मैट्रिक्स। ये मैं सोल्व करके बताती हूँ ये किस तरह से है। यही वाली एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए के इक्वल है, ठीक है। अब ए हमारे पास इसके इक्वल है ना, तो ए का बार ले लें। ए का बार किसके इक्वल आएगा, 1 है तो 1 लिख दिया। मैं इसी की एग्जांपल ले रही हूँ, इसको ले रही हूँ मैं, ठीक है। 1 आ गया। अब बार लेने का मतलब क्या है, अयोटा वाला साइन चेंज हुआ है, प्लस से तो माइनस, माइनस से तो प्लस। अब देखिए 1 यहाँ पे 1 प्लस अयोटा था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस अयोटा, ठीक है। फिर है 1 माइनस अयोटा यहाँ पे, तो 1 प्लस अयोटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 4, ये हमने ले लिया बार, ठीक है। अब बार लेने के बाद यही कंडीशन, इस डेफिनेशंस को फॉलो करना है हमने। अब बार ले लिया, बार लेने के बाद हमने क्या करना है, जो बार लिया है ना उसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है, बार का ट्रांसपोज लेना है। ये हमारे पास जो रो है उसको कॉलम में बना दिया, 1 और 1 माइनस अयोटा, 1 और 1 माइनस अयोटा आ गया, ठीक है। फिर है 1 प्लस अयोटा और 4, 1 प्लस अयोटा और 4, ये चीज़ आ गई। अब देखें जो ए का बार लेके हमने ट्रांसपोज लिया है, क्या वो ए के इक्वल है, यही थी ना हमारे पास, ये वाली जो चीज़ मैट्रिक्स है, क्या वही बनेगी दोबारा। देखें 1 प्लस अयोटा, ये भी 1 और 1 प्लस अयोटा यहाँ पे लिखा हुआ, 1 माइनस अयोटा तो 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो यहाँ पे चीज़ें वो यहाँ पे है, तो इस तरह से ये डेफिनेशन इस तरह से हमने फॉलो करनी है। इसके बाद है स्क्यू हार्मिशन। क्या है, स्क्यू हार्मिशन में हमारे पास है कि ए का बार लेके ट्रांसपोज ले तो वो -A के इक्वल आए, ठीक है। सेम इसी तरह से ही हल करना है। इसका हमने बार लेना है, बार मतलब 2 प्लस 5 अयोटा है तो 2 माइनस 5 अयोटा हो जाएगा, ठीक है, 0 वैसे ही रहेगा। फिर -2 प्लस 5 अयोटा है ना, -2 को हमने कुछ नहीं कहना, बस अयोटा के साइन को चेंज करना है। -2 प्लस 5 अयोटा है तो -2 माइनस 5 अयोटा आ जाए और 0 आ जाएगा। इसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है, तो माइनस बाहर निकाल देंगे तो यही मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास। फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। इस कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ए आई जो है वो ग्रेटर देन हो जे से। इसका मतलब क्या हुआ, आई जो है वो ग्रेटर देन हो जे से। देखें हम देख लेते हैं कि वो वाले हमारे पास जो है इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया था कि ए जो है वो हमारे पास है, आई मतलब बड़ा होना चाहिए 2 1, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 1 है, ए 2 1, इसमें आई क्या है 2 है और जे क्या है 1 है, ठीक है। जे किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है ना इक्वल, क्योंकि इसमें यही कंडीशन है कि आई जो है वो ग्रेटर देन हो जे से। आई किसके इक्वल है, 2 है, ठीक है। जे किसके इक्वल है, 1 है। क्या 2 1 से बड़ा है ना, तो इसलिए हम कहते हैं इसकी कंडीशन यही है कि आई जो है वो ग्रेटर देन हो 2 से, तो वो एंट्रीज हमारे पास 0 होगी और अदरवाइज जो है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होगी, ठीक है। अब हम मिसाल ले लेते हैं, यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। ये जो हमारे पास गिवन है, अब इसमें देखें ये जो 1 है, A11 A12, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ A11 A12 और A13, यही चीज़ है ना ये वाली जो लिखी हुई है, ठीक है। फिर A21 A22 और A23, A31 A32 32 और
3 3, ये वाली जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें देखें आप, ये जो मेरे पास है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? मतलब आई से बड़ा है जे? नहीं है ना, आई बड़ा नहीं है ना जे से, क्योंकि 1 1 ये तो बराबर है। मैंने अभी अभी क्या कहा है कि वो वाले एलिमेंट लेंगे जो आई बड़ा होगा लेकिन जे छोटा होगा। यही वाली कंडीशन है ना, आई बड़ा हो और जे छोटा हो। इसमें तो बराबर है, ये ज़ीरो नहीं बना सकते। इसमें भी बराबर, आई जो है वो छोटा है लेकिन जे बड़ा है, रो कम है, ठीक है। और इसमें भी क्या है, आई छोटा है। इसमें क्या है, आई बड़ा है, इसको हम ज़ीरो बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, ज़ीरो बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये बराबर है, इसको नहीं बनाएंगे हम। ये भी बराबर है, इसको भी नहीं बनाएंगे। अब ये बड़ा है, आई बड़ा है ना, 3 बड़ा है और 1 छोटा है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें भी 3 बड़ा है और 2 छोटा है, और इसमें बराबर है। मतलब ये हुआ हमारा कि ये वाली जो एंट्रीज़ है हमारे पास, ये वाली, ये इस चीज़ में बड़ी आ रही है बस, और ऊपर वाले जितने भी हमारे पास है ना, ये छोटे ही आ रहे हैं जे से। तो इसको हम 0 0 बना देंगे, ठीक है। और यही चीज़ इसमें बताई हुई है, ठीक है। और यही चीज़ हमारे पास इसमें देखें, ये जो है हमारे पास एंट्रीज़ है, ये वाली बड़ी थी ना, तो ये सारी की सारी 0 0 बनाई हुई। इसको कहते हैं अपर ट्राइंगुलर, ठीक है। अपर ट्राइंगुलर जो है, इसमें क्या है, ये जो डायगोनल के जो नीचे वाले एलिमेंट है ना, ये जो हमारे पास डायगोनल है ये वाला, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला एलिमेंट है, इसको हम बना देंगे 0 0। इसके बाद है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्या है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स? मतलब जो डायगोनल है हमारे पास, इसके जो ऊपर ऊपर एलिमेंट है वो हमारे पास 0 होना चाहिए। इसमें क्या कंडीशन दे दी है, आई जो है वो छोटा होना चाहिए जे से, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन थी, आई बड़ा होना चाहिए जे से, तो हमने नीचे वाले एलिमेंट जो है वो 0 0 बनाए थे। और इसमें अगर जे बड़ा है तो ऊपर वाले, इसको कहते हैं लोअर और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है नेम्ड ऐसा ट्राइंगुलर वेयर इट इज़ अपर एंड ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर, जिसमें लोअर और अपर दोनों इंक्लूड हों तो उसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये दोनों इसी की एग्जांपल हैं, डायगोनल के बाद अपर और लोअर जो है वो दोनों इंक्लूड हों, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है कि एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने क्या करना है, दो मैट्रिक्स लें, दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस कर दें। अब मेरे पास 1 2 3 और 4 है, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 1 0 0 और 2 ले लेती हूँ। अब इन दोनों का एडिशन करना है, मैंने प्लस करना है। तो एडिशन में हम कर देते हैं, पहले में प्लस कर दे, 1 + 1 2 आ गया। अब दूसरे को दूसरे में 2, और ये कितना है 0, ठीक है। 2 को 0 में प्लस किया, 2 आ गया। अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 0 है, प्लस किया तो 3 आ गया। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, दोनों को प्लस किया तो 6 आ गया। इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। जो जिस जगह पे है ना A 1 1 है, तो इस यहाँ पे हम दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, सेम एंट्रीज में। इसके बाद है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स गिवन अ मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय अ रिटर्न द नेगेटिव ऑफ ईच एंट्रीज इज प्लेस इन द ईच ऑफ ए इज़ कॉल्ड अ नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक है। माइनस का जो साइन होता है, माइनस करना दोनों को, यहाँ पे ऊपर वाले में प्लस किया था ना, यहाँ पे माइनस करना। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स में हम किसी भी मैट्रिक्स को ए के साथ प्लस कर देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स है, ए हमारे पास है 2 0 0 3, कोई भी एलिमेंट ले लें आप, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास 2A होना चाहिए, 2A मैट्रिक्स निकालें। अब 2 इसमें क्या है, 2 कोई स्केलर है, कोई भी चीज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, 2 को बाहर लिखेंगे, ये वाली मैट्रिक्स लिख दें, 2 0 0 एंड 3 आ गया, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 को, 2 2 ज़ा 4 0 0 2 3 ज़ा 6, ठीक है। ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर देना अंदर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ से कुछ कंडीशंस भी देख लें कि
ए प्लस बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उन दोनों को प्लस किया, बाद में कोई स्केलर है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, या और उसका जो है वो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट और राइट हैंड साइड इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर पहले ए को मैट्रिक्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर बी को स्केलर के दोनों को एडिशन कर दें। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉ है ना हमारे पास, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है, तो वो हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद है सब्ट्रैक्शंस ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब ए और ये दोनों मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे एडिशन किया था, यहाँ पे माइनस कर दे दोनों को, और यहाँ पे हमने किसी स्केलर को मल्टीप्लिकेशन किया था। अब इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से मुराद क्या है हमारे पास, अब मेरे पास है मैट्रिक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास है मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 1, ये वाली ले लेते हैं। ये ए है मेरे पास मैट्रिक्स, ठीक है, और ये वाली बी है मेरे पास मैट्रिक्स। इसमें ले लेते हैं 0 2 0 1, ये वाली मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ले लें आप। अब इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, आप देखें मेरे पास जो है ये जो पहली रो होती है ना, ये वाली जो पहली रो होती है उसको पहले कॉलम के साथ करना होता है मल्टीप्लाई। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 आंसर आ गया। ठीक है, अब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्या आ गया, 0 आ गया ना। ठीक है, इसी तरह से फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 आ गया, और फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ गया, प्लस 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद ये वाला कैंसिल हो गया। अब इस रो को ले लेते हैं, अब इस रो को इस कॉलम के साथ फिर इस कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। 0 को 0 से किया 0, 1 को 0 से किया 0। ठीक है, अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। अब आंसर क्या आ गया, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास आंसर आ गया 0 2 0 और 1। ठीक है, प्लस का 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। मतलब ये पहली रो को पहले कॉलम के साथ करना है, फिर दूसरी रो को पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करना है। ठीक है, जितने भी कॉलम हुए पहली रो लेके जितने भी कॉलम है उनके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी रो को जितने भी कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट के साथ ही मल्टीप्लाई करते होते हैं। ये है हमारे पास रूल मल्टीप्लिकेशन का। फिर ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, ये जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं ना, इनको प्लस कर दें। अब डायगोनल मैट्रिक्स इसमें क्या है, 1 है और प्लस 8 है और प्लस 0, इन दोनों को इनको प्लस किया तो क्या बन गया 9। तो ये हमारे पास ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर। ठीक है, मैट्रिक्स के और इसके रिलेटेड टाइप्स ही हमारे पास मैट्रिक्स ऑपरेशंस जितने भी थे हमने वो यूज़ किए हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।